हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त कविता और आज हम कर रहे हैं टॉपर्स टॉप पॉडकास्ट। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो IIT जैम 2025 में जिन्होंने AIR 131 लेके आया था। IIT जैम फिजिक्स के एग्जाम में इनको AIR 131 आया है और इनका नाम है राघव। तो वेलकम राघव टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS एंड थैंक यू मैम। many congratulations from the entire IFS family। थैंक यू मैम। हम स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। तो आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए यहाँ पे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने आपका बैचलर्स किया है। तो थोड़ा आप अपना एक इंट्रो हमारी ऑडियंस को यहाँ पे दे दीजिए। मैम, राघव कुछ नाम है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सहारनपुर से ही गवर्नमेंट कॉलेज से की थी, महाराज सिंह। ओके। और उसके बाद मैंने जैम की प्रिपरेशन की है, बीएससी के साथ साथ ही। और एक साल का गैप लेकर फिर दोबारा प्रिपरेशन करके दोबारा एग्जाम दिया। ओके। अभी आपको कैसा लग रहा है और आपके घर वालों को कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको AIR 131 आया है विच इज़ अ वेरी गुड रैंक। आपको डेफिनेटली एक अच्छा IIT अब यहाँ पे आप एम कर सकते हो अपने लिए। यस मैम, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या है लास्ट ईयर आपके। रह गया था। सॉरी। लास्ट ईयर रह गया था, तो इस बार अचीव हुआ है तो अच्छा लग रहा है। और अचीव भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हुआ है। अब तो आप किसी भी IIT में जा सकते हो। तो आप क्या एम कर रहे हो, अभी किस IIT में जाने का प्लान है। या मैम, अभी मेरा ड्रीम आईआईटी तो मेरी रुक किया है शुरुआत से ही। 12th क्लास से ही एक ड्रीम था कि आईआईटी से पढ़ना है। तो आईआईटी रुड़की प्रेफर रहेगी अभी पहले ज्यादातर। ओके। डेफिनेटली इस रैंक पे आपको IIT रुड़की इजीली मिल सकता है। और अभी मैं आपसे चाहूँगी कि आप जो हमारे बच्चे हैं जो आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि राघव ने किस तरीके से पढ़ाई की थी या क्या किया था, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अपने एग्जाम्स के लिए। तो आप अच्छे से उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आपने बैचलर्स के दौरान पढ़ाई शुरू की, फिर कैसे आपने IIT जैम के लिए और फोकस, जैसे आपने कहा कि आपने ब्रेक लिया था क्योंकि आपको और फोकस करना था, आपको IIT से ही करना था। तो थोड़ा आप बताइए डिटेल में कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशंस की थी। या मैम, बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कर रहा था तो सेकंड ईयर में मुझे एग्जाम के बारे में पता चला था कि मैं अपनी मास्टर्स आईआईटी के थ्रू दोबारा कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड ईयर से ही प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की थी, लेकिन कंप्लीट नहीं था, नहीं फोकस था। तो उसी की वजह से थर्ड ईयर में मेरी प्रिपरेशन चली, जिसके साथ साथ मैंने एग्जाम भी दिया था। तब मेरे मार्क्स कम थे, मुझे एनआईटी मिल रही थी। ओके। तो ड्रीम आईआईटी का ही था। उस टाइम पे मेरा सीयूटी पीजी भी क्लियर हो गया था, तो मैंने डीयू में एडमिशन भी लिया था। ओ। लेकिन फिर वही कि आईआईटी ड्रीम था, तो मैं फिर वहां से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की जैम की। और 4-5 मंथ लास्ट लगातार पूरे कंसंट्रेसी का किया गया था, तो उससे रहा है। और अब आप रिजल्ट आपके सामने है। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। तो आपका जो ब्रेक था वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत हेल्प किया है उस ब्रेक ने। क्या क्या आपने यहाँ पे कैसे मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स यूज़ किए, क्या क्या आपने, जैसे PYQs होते हैं, काफ़ी बच्चे लोग PYQ सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट, और Yes. स्टडी के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी बच्चों को ना फिजिक्स में कंसेप्ट के साथ काफ़ी डिफिकल्टी आ जाती है। जैसे कोई कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स ले लो, तो काफ़ी बच्चों को इलेक्ट्रोडायनामिक्स यहाँ पे बहुत हार्ड लगता है। तो आप ऐसे टॉपिक्स पे कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं अपनी डिफिकल्टीज को। मैम, मेरी प्रिपरेशन कंप्लीटली ऑनलाइन थी। यूट्यूब के जरिए ही हुआ है जितना भी था। यूट्यूब से ही अलग अलग चैनल से जो टॉपिक मुझे जहाँ पे अच्छा लगा, मैंने वहां से कवर किया। मेन फोकस मेरा पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे था ओके। कि 5 से 10 साल के पेपर एनालाइज किए गए थे, तो उसमें ट्रेंड देखा गया था कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था। तो बाकी मैंने स्टडी मटेरियल आपका भी यूज किया और मॉक टेस्ट लगातार दिए, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। मैंने लगभग 30 से 40 मॉक टेस्ट दे दिए थे ओह। लास्ट के 1-1.5 मंथ में। रोज मॉक टेस्ट देता था मैं। तो उससे जब मैं एग्जाम में बैठा तो लगा नहीं था कि एग्जाम दे रहा हूं मैं, मेरा नॉर्मल मॉक टेस्ट चल रहा है। और मुझे बाहर आके पता चला कि पेपर इस बार का हार्ड आया है। मुझे एग्जाम में पता भी नहीं था कि पेपर हार्ड चल रहा है।
एग्जैक्टली इस बार तो का कट उसका ऑफ ही बताता है कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी हार्ड का था, और अगर आपको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ है तो ये पता बताता है कि आपकी तैयारी कितनी पक्की थी यहाँ पे। अब मैम बस बाद में जैसे एग्जाम छूटा था उसके बाद लगा था कि बस 2-3 क्वेश्चन कर सकता था और बस टाइम की वजह से रह गए। तो अच्छा था, प्रिपरेशन अच्छी रही तो रिजल्ट भी अच्छा आया। ओके, और बस जैसे ये मैंने है कि आप, जो जो हाँ नहीं जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए। कि जैसे आपने बताया ना कि जो टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, जो हार्ड टॉपिक होते हैं, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मेरे लिए भी हार्ड था, क्वांटम हार्ड लगते थे, लेकिन बस ये था कि मैंने थोड़ा फोकस ज्यादा दिया और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की। हम्म। मेन था कि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टारगेट ज्यादा था कि उससे ही होगा। ओके, तो आपने कैसे मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज किया, जैसे हमारे 7 सब्जेक्ट्स है, तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चा आज से पढ़ाई करना शुरू करा तो पहले किस सब्जेक्ट को उसको टारगेट करना चाहिए जिससे उसको आसानी होगी, और कैसे अपनी पढ़ाई को फिर स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए अगले 12 महीने के लिए, क्योंकि अभी सीधा नेक्स्ट ईयर फेब में एग्जाम होने वाला है, तो बच्चों के पास काफ़ी टाइम है यहाँ पे जो वो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो कौन से टॉपिक से वो शुरू करेंगे तो उनको आसानी होगी और उनका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे फिर बिल्ड होगा थोड़ा। यस मैम। मैम मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वो हमारा एक बेसिक टॉपिक है और हमारा जहन में बहुत ज्यादा कवरेज भी रखता है। हम्म। और जैसे हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी हेल्प भी करेगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी और अदर सब्जेक्ट में भी बहुत हेल्प करता है। तो वहां से स्टार्ट करके हमारा धीरे धीरे जो हमारे इजी सब्जेक्ट लगते हैं, हर किसी को अपने अलग अलग सब्जेक्ट पसंद आते हैं, तो वो पहले जो उसे पसंद है मैं प्रेफर करूंगा कि वो उसे खत्म कर दे। हम्म। और जो उसके बाद में जो टफ लगते हैं उन पर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता है और पीछे का भी साथ के साथ रिवाइज करे, क्योंकि अगर 2-3 महीने लेट हो जाता है तो पीछे का सब भूल जाते हैं। तो रिवीजन रेगुलर होना चाहिए इसके लिए, और उसी का है कि रिवीजन और फिर प्रैक्टिस जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने लगाए जाए। तो ये रिवीजन जो आपने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला अगर गैप हो गया तो हम भूल जाते हैं, फॉर्मूले भूल जाते हैं, पॉस्टुलेट्स भूल जाते हैं, कंडीशंस क्या क्या थे, यस क्योंकि मैम। फिजिक्स पूरा एक कंसेप्ट बेस है। फिजिक्स आप पढ़ के नहीं कर सकते, उसको पूरा समझना होता है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उसी चीज़ पे वो पर्टिकुलर थ्योरम जो है वो यहाँ पे वैलिड होता है या पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही वो रिजल्ट आता है। तो ये सब चीज़ों को आपको मेमोराइज करना पड़ता है, तो इसके लिए आपने क्या टेक्निक्स यूज़ की फिर। मैम इसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैं जब भी रिवीजन करता था 1 मंथ 2 मंथ के बाद, तो मैं हमेशा एक नए शॉर्ट नोट्स बनाता था। ओके। जैसे रिवीजन होगा तो मेरा हर टाइम पे अलग शॉर्ट नोट्स होंगे, और जैसे ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था मैं अपने शॉर्ट नोट अपने साथ रखता था। जैसे ही मैं रखता था तो अपने शॉर्ट नोट्स को एक रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट से पहले एक बार फिर रिवाइज कर लेता था, तो उससे थोड़ा रिवीजन बेहतर होता चला गया। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और एक ये भी होता है कि जैसे आपने बोला आपने 40 मॉक टेस्ट किया, तो डेफिनेटली हर मॉक टेस्ट के साथ आपने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया होगा, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ें करते थे जब आप 40 मॉक टेस्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिला, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए जब वो मॉक टेस्ट करते हैं, और कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम जैसे बताया कि 40 मॉक टेस्ट में मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा। मेरा पहले मॉक टेस्ट में स्कोर 25 था, हम्म। और जैसे जैसे मैं 30-40 तक पहुंचा तो मेरा स्कोर 60 के राउंड आने लग गया था। ओके। और मेरी मिस्टेक ज्यादातर ये थी कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन को पढ़ता था, हम्म। जल्दी क्वेश्चन पढ़ के उसे जल्दी से करना चाहता था, कि क्योंकि एक बार सब्जेक्ट पता चल गया कि अगर मेरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया ये मैं कर दूंगा, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में माइनर एरर होती थी, कैलकुलेशन में हो गया। तो उसी पे मैंने बार बार काम किया कि जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो आप अपने एनालाइज करो मॉक टेस्ट को कि कहाँ पे गलती हो रही है हम्म। और क्या गलती हो रही है, और कोशिश करनी चाहिए कि अगले मॉक टेस्ट में वो गलती ना हो। बिल्कुल, अपनी ही गलतियों से सीखिए और वो गलतियां ना दोहराए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, वैसे आईआईटी जैम का जो पैटर्न है यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। सो किस तरीके से हर एक सेक्शन को यहाँ पे बच्चों को टैकल करना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी या एग्जाम के लिए देने वाले हैं, कैसे उनको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, स्पेशली एमसीक्यू के साथ, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है जो आपके स्कोर्स को यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप इसके कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे इन तीनों पार्ट्स को हमारे। मैम मैं मेरा टारगेट, मैंने अपने पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था।
सेक्शन के तौर पे नहीं, मैंने अपने उस पे किया था कि जो मेरे पे क्वेश्चन आते हैं हम्म। मैं शुरुआत से करूंगा, जो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ वो मैं करता चलूंगा, और जिसमें मुझे हल्की सी माइनर कैलकुलेशन या कोई फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ा है मैं उसे छोड़ देता, और जो मुझे नहीं आता वो मैं उसे बिल्कुल ही अवॉइड करके नेक्स्ट पे पहुंचता था। और फिर सेकंड अटैम्प्ट में एक बार कंप्लीट मेरे 60 क्वेश्चन मैंने देख लिए कि कौन कौन से मुझे आते हैं, फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो कैलकुलेशन करनी थी वो वाले क्वेश्चन कर लिए, और थर्ड अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग वालों को छोड़कर जो एमएसक्यू और एनआईटी में रहते थे मैं उनको ट्राई करता था कि ये मेरे निकल जाए, किसी तरह से बन जाए क्वेश्चन। तो उससे मेरी नेगेटिव मार्किंग में बहुत कम होती थी, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा। शुरुआत में मेरी नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा थी, तो उससे जो मेरे से क्वेश्चन नहीं आता था वो मैं छोड़ के आगे चलता था। हम्म। तो जैसे नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे आपने क्या स्ट्रैटेजीज मतलब अपनाई थी कि आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मिनिमाइज कर दो? एक तो ये है कि जो क्वेश्चंस आते नहीं हैं वो बिल्कुल अटेम्प्ट ना करो, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कंसेप्ट बेस होते हैं जहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मतलब 50-50 चांस होते हैं, तो यहाँ पे कैसे वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए भी आप करेक्ट आंसर पे पहुँच सकते हो? तो कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ ट्रिक्स आपको अगर यहाँ पे पता होगी जो आप शेयर कर सकते हो? मैम नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक तरीका ये बताया कि जो क्वेश्चन नहीं आता वो अवॉइड करो। एक होता है कि बच्चे को कंफ्यूजन रहती है कि 50-50 या 30, कुछ होता है कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, तो उसमें मैं प्रिपेयर करता था, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करता था हम्म। कि इस क्वेश्चन में ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं उसमें जब मैं क्वेश्चन देखता था कि मेरे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, जैसे 30 में से मैंने 20 कर लिए हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चन में रिस्क ले सकता हूँ, हम्म। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन में रिस्क लेता था जिसमें मुझे पता था कि 50-50 चांस है, तो वहां पे मुझे फायदा हो जाता था किसी किसी क्वेश्चन में। ओके। तो जैन के पेपर में भी एक क्वेश्चन में ऐसा फायदा हुआ है ऑप्शन एलिमिनेट करने के। हाँ, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो आप ट्राई कीजिए कि आप रॉन्ग आंसर्स को वहाँ पे लॉजिकली एलिमिनेट कीजिए, तो आप वहाँ पे सही आंसर, फिर रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करके सही आंसर पे अराइव हो सकते हैं। पर हर आंसर के लिए वैसा भी नहीं करना है, मैं ये बता दूं, वरना बच्चे सोचेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक से हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। नहीं, आप लॉजिकली, और यहाँ पे आई थिंक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो यस तो ये मैम। हो जाएगा, राइट? जी मैम। ओके। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि आपका रूटीन क्या था, आप किस तरीके से मैनेज करते थे टाइम, मतलब कंसेप्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी करने हैं, पीवाईक्यूज भी करनी है, तो किस तरीके से बच्चों को अप्रोच करना चाहिए यहाँ पे? मैम रिवीजन का टाइम तो मेरा अर्ली मॉर्निंग का रहता था, कि मॉर्निंग में पहले अपना रिवीजन कर लिया, उसके बाद जब मुझे अपने टॉपिक कवर करने हैं वो कर लेता था। और मॉक टेस्ट का मेरा टाइम फिक्स था कि जिस टाइम मेरा जैम का पेपर है मैं उसी टाइम मॉक टेस्ट देता था, जिससे कि मेरी आदत बने, मेरे माइंड को भी पता लगे कि इस टाइम मुझे टेस्ट ही देना है और वो हैबिट बन जाए मेरी। हम्म। तो वही 2 से 5 के बीच में मेरा मॉक टेस्ट रहता था। और टाइम का भी यही है कि हमारे जैम में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 आवर का टाइम मिलता है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत आती नहीं है ज्यादातर क्वेश्चन में, क्योंकि 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए इनफ होता है। और यहाँ पे IIT जैम में जब NAT सॉल्व करते हैं तो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ जाती है, वो प्रॉपर मतलब वैल्यूज डालते हैं पर आंसर जो है वो करेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है वर्चुअल कैलकुलेटर, क्योंकि हम उतने यूज टू नहीं होते ना वर्चुअल कैलकुलेटर से। तो आपने वहाँ पे क्या प्रैक्टिस की, कैसे वर्चुअल कैलकुलेटर से आप यूज टू हो गए? यस मैम। मैंने ऐसे ही यही चीज के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला था, गेट कैलकुलेटर करके आता है, वो सेम इंटरफेस देता है जो हमारा जैम के पेपर में आता है, और एक वेबसाइट भी है गेट कैलकुलेटर करके ही। तो मैं जितनी भी कैलकुलेशन अपनी प्रैक्टिस के दौरान करता था तो उसी कैलकुलेटर से करता था, जिससे एक हैबिट बन गई थी उसकी। ओके। और मैं आपको बात अब करना चाहूँगी कि जो स्ट्रेस होता है एग्जाम के टाइम पे, जो बच्चे जो है काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब आता सब कुछ है पर लास्ट मोमेंट का वो पैनिक, वो स्ट्रेस, वो घबराहट, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए आप क्या टेक्निक्स है जो यूज़ कर सकते हैं? मैम स्ट्रेस तो मुझे भी था, एग्जाम के टाइम पे पैनिक भी हुआ था, लेकिन जो मॉक टेस्ट का फायदा था, ये जो मॉक टेस्ट दे रहा था बाबा, उसका फायदा स्ट्रेस कम करने में मिला, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस जब होता है तो स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाएगा।
आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और जैम का पेपर यूजली इतना टफ नहीं आता है, तो वो आप कर सकते हो कि खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, प्रैक्टिस से ही होगा वो मॉक टेस्ट रेगुलर। जितनी आपकी स्टडी होगी वो स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे आपको और एग्जाम का प्रैक्टिस डर तो रखनी मैम है। सबको ही होता है। यस, प्रैक्टिस रखनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस करना है। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि मेडिटेट करो। अगर आपको काम डाउन करना है खुद को तो अभी से प्रैक्टिस करो, ताकि आपको हेल्प में मिले खुद को काम डाउन करने के लिए। सो यहाँ पे तो आपके घर में अभी बहुत खुशियाँ मन रही होगी कि 131 रैंक आया है आपका। आपके पेरेंट्स वगैरह सब बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त। या मैम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम ऑल्सो, टू योर पेरेंट्स ऑल्सो एंड योर एंटायर फैमिली कि थैंक यू मैम। हाँ। और अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? लाइक अब IIT तो आप जाओगे डेफिनेटली, फिजिक्स तो आप मास्टर्स इन फिजिक्स तो कर लोगे, पर आप फ्यूचर में क्या एम कर रहे हो और क्या आपके नेक्स्ट गोल क्या है जो आपको अचीव करना है? मैम अभी जो नेक्स्ट गोल है, अब जैसे ही जैम का पेपर हुआ था तो मेरा उससे अगला गोल नेट क्लियर आया है हम्म। कि अब नेट क्लियर करना है, तो उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हाफ एंड मंथ में स्टार्ट, बल्कि प्रैक्टिस शुरू हो गई है नेट की तैयारी के लिए, क्योंकि जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा है। और अब रिसर्च लाइन में जाने का एम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है कि आप रिसर्च में जा रहे हो और अभी से आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका नेट एग्जाम भी इसी तरीके से क्लियर हो और फिर से मैं मुझे मौका मिले आपको इंटरव्यू करने का। थैंक यू मैम। आप और मतलब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन कि आप बच्चों को और कुछ गाइडेंस देना चाहोगे जो बच्चे अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स या जो भी आपको उनसे शेयर करना हो अपना एक्सपीरियंस, एक बार आप कर सकते हो। यही शेयर करना है कि आप जितना हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट रिवाइज पढ़ने से ज्यादा ज्यादा डेरिवेशन ना करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना और उनको अप्लाई करना क्वेश्चंस पे। हम्म। जैम में यही आएगा, क्योंकि जैम में डेरिवेशन कोई थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम नहीं है। हमारी बीएससी और जैम दोनों ही बहुत ही अलग है। बीएससी थ्योरेटिकल पेपर आता है तो उसमें हमें डेरिवेशन वगैरह करने पड़ते हैं, लेकिन जैम में हमारे कॉन्सेप्ट और उसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे तो उनकी आदत थोड़ी न्यूमेरिकल कम करने की कम रहती है। हम्म। तो बस यही है सजेशन कि आप न्यूमेरिकल साथ के साथ करते रहें, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ भी जैम निकाल सकते हैं। और मैं बहुत फर्स्ट मेरे पहली बार में यही गलती हुई थी कि मैंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया था जैम का, प्रैक्टिस ही कम थी, उसी वजह से वो एग्जाम में पैनिक होना, क्वेश्चन गलत हुए थे, उसी की वजह से तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपने क्लियर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस है जो भी बच्चे सुन रहे हैं और 2026 को टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आप अभी हो या सेकेंड ईयर में हो, आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे इन्होंने बताया, कंसेप्ट तो आपके बैचलर्स में क्लियर हो जाएंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में नहीं कराई जाती है, तो उसके लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ेंगे। तो लग जाइए अभी से तैयारी पे, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आप लोगों को यहाँ पे ले पाऊँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट राघव फॉर योर फ्यूचर। एंड आई होप कि मैं फिर से आपको इंटरव्यू करूँ जब आप CSIR नेट का एग्जाम क्लियर कर लो। ऑल द वेरी यस मैम। बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस थैंक यू मैम। अगेन। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू मैम। थैंक यू।